नमस्कार। अनमोल साहित्य में आज आपके सामने प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई श्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में मुबारक बीमारी। साथियों, मुंशी जी ने अपनी इस कहानी में पिता पुत्र के संवादों के माध्यम से दो पीढ़ियों की सोच के बीच के अंतर को बखूबी प्रस्तुत किया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के 9 बज गए थे। एक युवती अंगीठी के सामने बैठी हुई आग फूंकती थी। उसके गाल आग के कुंदनी रंग में दहक रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। कभी चौंक कर आंगन की तरफ देखती तो कभी कमरे की तरफ। फिर आने वाले की इस देरी से त्योड़ियों पर बल पड़ जाते और आंखों में हल्का सा गुस्सा नजर आता। इसी बीच आने वालों की आहट मिली। कहार बाहर पड़ा खर्राटे ले रहा था। बूढ़े लाला हरनाम दास ने आते ही उसे एक ठोकर लगाकर कहा, कमबख्त, अभी शाम हुई है और अभी से लंबी तान दी। उसके बाद बूढ़े लाला के पुत्र लाला हरिदास घर में दाखिल हुए। चेहरा बुझा हुआ था, चिंतित था। देवकी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और गुस्से व प्यार की मिली हुई आवाज़ में बोली, आज इतनी देर क्यों हो गई? दोनों नए खिले हुए फूल थे। एक पर ओस की ताजगी थी तो दूसरा धूप से मुरझाया हुआ। हरिदास ने कहा, हाँ, आज देर हो गई। तुम यहाँ क्यों बैठी रही? देवकी, क्या करती, आग बुझ जाती तो खाना ठंडा हो जाता। हरिदास, तुम जरा से काम के लिए इतनी देर आग के सामने न बैठा करो। बाज आया गरम खाने से। देवकी, अच्छा, कपड़े उतारो, आज इतनी देर क्यों कर दी? हरिदास, क्या बताऊँ, पिताजी ने ऐसे नाक में दम कर दिया कि कुछ कहते नहीं बनता। इस रोज रोज की झंझट से तो यही अच्छा है कि मैं कहीं और नौकरी कर लूँ। लाला हरनाम दास एक की चक्की के मालिक थे। उनकी जवानी के दिनों में आसपास दूसरी चक्की न थी। उन्होंने खूब धन कमाया, मगर अब वह हालत न थी। कई सारी चक्कियाँ कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गई थी। जिसमें नई मशीनें थे, उसमें काम करने वाले भी जोशीले नौजवान थे, मुस्तैदी से काम करते थे। इसलिए हरनाम दास का कारखाना रोज गिरता जाता था। बूढ़े आदमियों को नई चीज़ों से चिढ़ हो जाती है। वह लाला हरनाम दास को भी थी। वह अपनी पुरानी मशीन को ही चलाते थे। किसी किस्म की तरक्की या सुधार को पाप समझते थे, मगर अपनी इस मंदी पर कुढ़ा करते थे। हरिदास ने उनकी मर्जी के खिलाफ कॉलेजिएट शिक्षा प्राप्त की थी और उसका इरादा था कि वह अपने पिता के कारखाने को नए उसूलों पर चलाकर आगे बढ़ाए। लेकिन जब वह उनसे किसी परिवर्तन या सुधार का जिक्र करता तो लाला साहब जामे से बाहर हो जाते और बड़े गर्व से कहते, कॉलेज में पढ़ने से तजुर्बा नहीं आता, तुम अभी बच्चे हो। इस काम में मेरे बाल सफ़ेद हो गए। तुम मुझे सलाह मत दो, जिस तरह मैं कहता हूँ काम किए जा। कई बार ऐसे मौके आ चुके थे कि बहुत ही छोटे मसलों में अपनी पिता की मर्जी के खिलाफ काम करने के जुर्म में हरिदास को सख्त फटकारें पड़ी थी। इसी वजह से अब वह कुछ उदासीन हो गया था इन कामों में और किसी दूसरे कारखानों में किस्मत आजमाना चाहता था, जहाँ उसे अपने विचारों को अमली सूरत देने की ज़्यादा सहूलियत हासिल हो। देवकी ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, तुम इस फिक्र में क्यों जान खपाते हो? जैसा वह कहे वैसा ही करो। भला दूसरी जगह नौकरी कर लोगे तो वह क्या कहेंगे? और चाहे वे गुस्सा के मारे कुछ न बोले, लेकिन दुनिया तो तुम्ही को बुरा कहेगी। देवकी नई शिक्षा के आभूषण से वंचित थी। उसने स्वार्थ का पाठ न पढ़ा था, मगर उसका पति अब अल्मा मेटर का एक प्रतिष्ठित सदस्य था। उसे अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था। उस पर नाम कमाने का जोश था, लेकिन वह बूढ़े पिता के पुराने ढर्रे को देखकर धीरज खो बैठता था। अगर अपनी योग्यताओं के लाभप्रद उपयोग की कोशिश के लिए दुनिया उसे बुरा कहे तो उसकी परवाह न थी। झुंझला कर बोला, कुछ मैं अमृत की घड़ियाँ पीकर तो नहीं आया हूँ कि सारी उम्र उनके मरने का इंतजार करूँ। मूर्खों की अनुचित टिक्का टिप्पणियों के डर से क्या मैं अपनी उम्र बराबर कर दूँ? मैं अपने कुछ हमउम्रों को जानता हूँ जो हरगिज मेरी सी योग्यता नहीं रखते, लेकिन वह मोटर पर हवा खाने निकलते हैं, बंगलों में रहते हैं और शान से ज़िंदगी बसर करते हैं। तो क्या हाथ पर हाथ रखे ज़िंदगी को अमर समझे बैठा रहूं? संतोष और निष्प्रियता का युग बीत गया, यह संघर्ष का युग है।
यह मैं जानता हूँ कि पिता का आदर करना मेरा धर्म है, मगर सिद्धांतों के मामलों में मैं उनसे क्या किसी से भी नहीं दब सकता। लाला हरनाम दास हिंदू रस्म रिवाजों के बड़े पाबंद थे, मगर बुढ़ापे के कारण चौके के चक्कर से मुक्ति पा चुके थे। पहले कुछ दिनों तक जाड़ों में रात को पुड़ियाँ न हजम होती थी, इसलिए चपातियाँ ही अपनी बैठक में मंगा लिया करते थे। मजबूरी ने वह कराया था जो हुज्जत और दलील के काबू से बाहर था। हरिदास के लिए भी देवकी ने खाना निकाला। पहले तो वह हजरत बहुत दुखी नजर आते थे, लेकिन बघाड़ की खुशबू ने खाने के लिए चाव पैदा कर दिया। अक्सर हम अपनी नाक और आँख से हाजमे का काम लिया करते हैं। लाला हरनाम दास रात को भले चंगे सोए थे, लेकिन बेटी की गुस्ताखियाँ और कुछ अपने कारोबार की सुस्ती मंदी उनकी आत्मा के लिए भयानक कष्ट का कारण हो गई। और चाहे इस उद्विग्नता का असर हो, चाहे बुढ़ापे का, सुबह होने से पहले उन पर लकवे का हमला हो गया। जबान बंद हो गई और चेहरा ऐंठ गया। हरिदास दौड़कर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर आए, मरीज को देखा और बोले, डरने की कोई बात नहीं, सेहत फिर पहले जैसी हो जाएगी, मगर 3 महीने से कम समय न लगेंगे। चिंताओं का कारण यह हमला हुआ है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वह आराम से सोए, परेशान न हो और जबान खुल जाने पर भी जहाँ तक मुमकिन हो बोलने से बचे। बेचारी देवकी बैठी रो रही थी। हरिदास ने आकर उसको सांत्वना दी और फिर डॉक्टर के यहाँ से दवा ला कर दी। थोड़े देर में मरीज को होश आया। इधर उधर कुछ खोजती हुई सी निगाहों से देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हो। फिर इशारे से लिखने के लिए कागज़ मांगा। हरिदास ने कागज़ और पेंसिल रख दी तो बूढ़े लाला साहब ने हाथों को खूब संभाल कर लिखा, इंतजाम दीनानाथ के हाथ में रहे। ये शब्द हरिदास के हृदय में तीर की तरह लगे। अफसोस, अब भी मुझ पर भरोसा नहीं, यानी कि दीनानाथ मेरा मालिक होगा और मैं उसका गुलाम बनकर रहूँगा। यह नहीं हो सकता। कागज़ लिए देवकी के पास आए और बोले, लाला जी ने दीनानाथ को मैनेजर बनाया है, उन्हें मुझ पर इतना भी एतबार नहीं है, लेकिन मैं इस मौके को हाथ से न जाने दूंगा। उनकी बीमारी का अफसोस तो ज़रूर है, मगर शायद परमात्मा ने मुझे अपनी योग्यता दिखलाने का यह अवसर दिया है और इससे मैं ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। कारखाने के कर्मचारियों ने इस दुर्घटना की खबर सुनी तो बहुत घबराए। उसमें कई निकम्मे और बेमसरफ आदमी भरे हुए थे, जो सिर्फ खुशामद और चिकनी चुपड़ी बातों की रोटी खाते थे। मिस्त्री ने तो कई दूसरे कारखाने में मरम्मत का काम उठा लिया था। रोज़ किसी न किसी बहाने से खिसक जाता था। फायरमैन और मशीनमैन दिन को झूठ मूठ चक्की की सफाई में काटते और रात को काम करके ओवर टाइम की मजदूरी लिया करते थे। दीनानाथ जरूर होशियार और तजर्बेकार आदमी था, मगर उसे भी काम करने के मुकाबले में जी हाँ रटते में ज़्यादा मज़ा आता। लाला हरनाम दास मजदूरी देने में भी बहुत हिल हवाला किया करते और अक्सर काट कपट के भी आदी थे। इसी को वह कारोबार का अच्छा उसूल समझते थे। हरिदास ने कारखाने में पहुंचते ही साफ शब्दों में कह दिया कि तुम लोगों को मेरे वक्त में जी लगाकर काम करना होगा। मैं इसी महीने के काम देखकर सबकी तरक्की करूंगा, मगर अब टाल मटोल का गुजर नहीं। जिन्हें मंजूर न हो वह अपना बोरिया बिस्तर संभाले और फिर दीनानाथ को बुलाकर कहा, भाई साहब, मुझे खूब मालूम है कि आप होशियार और सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं। आपने अब तक यहाँ का जो रंग देखा है वही अख्तियार किया है, लेकिन अब मुझे आपके तजर्बे और मेहनत की ज़रूरत है। पुराने हिसाबों की जांच पड़ताल कीजिए। बाहर से काम लाने का जिम्मा मेरा है, लेकिन यहाँ का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है। जो कुछ नफ़ा होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा। मैं चाहता हूँ कि दादा की अनुपस्थिति में कुछ अच्छा काम करके दिखाओ। इस मुस्तैदी और चुस्ती का असर बहुत जल्द कारखाने में नज़र आने लगा। हरिदास ने खूब इश्तिहार बंटवाए। उसका असर यह हुआ कि काम आने लगा। दीनानाथ की मुस्तैदी की बदौलत ग्राहकों को नियत समय पर और किफ़ायत से आटा मिलने लगा। पहला महीना भी ख़त्म न हुआ था कि हरिदास ने नई मशीन मंगवाई, थोड़े अनुभवी आदमी रख लिए। फिर क्या था, सारे शहर में इस कारखाने की धूम मच गई।
हरिदास ग्राहकों से इतनी अच्छी तरह से पेश आता कि जो एक बार उससे मुआमला करता वो हमेशा के लिए उसका खरीदार बन जाता। कर्मचारियों के साथ उसका सिद्धांत था, काम सख्त और मजदूरी ठीक। उसके ऊंचे व्यक्तित्व का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता। करीब करीब सभी कारखानों का रंग फीका पड़ गया। उसने बहुत ही कम नफ़े पर ठेले ले लिए। मशीन को दम मारने की मोहलत न थी, रात और दिन काम होता था। तीसरा महीना खत्म होते होते उस कारखाने की शक्ल ही बदल गई। हाथे में घुसते ही ठेले और गाड़ियों की भीड़ नजर आती थी। कारखाने में बड़ी चहल पहल थी। हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ था। इसके साथ ही प्रबंध कौशल का यह वरदान था कि भद्दी, हड़बड़ी और जल्दबाजी का कहीं नामो निशान न था। लाला हरनाम दास धीरे धीरे ठीक होने लगे। 1 महीने के बाद वह रुककर कुछ बोलने लगे। डॉक्टर की सख्त ताकीद थी कि उन्हें पूरी शांति की स्थिति में रखा जाए, मगर जब उनकी जुबान खुली उन्हें एक दम को भी चैन न था। देवकी से कहा करते, सारा कारोबार मिट्टी में मिला जाता है। यह लड़का मालूम नहीं क्या कर रहा है, सारा काम अपने हाथ में ले रखा है। मैंने ताकीद कर दी थी कि दीनानाथ को मैनेजर बनाना, लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं की। मेरी सारी उम्र की कमाई बर्बाद हुई जाती है। देवकी उनको सांत्वना देती कि आप इन बातों की आशंका न करें, कारोबार बहुत खूबी से चल रहा है और खूब नफ़ा हो रहा है। पर वह भी इस मामले को तूल देखते हुए डरती थी कि कहीं लकवे का फिर हमला न हो जाए। हूँ हाँ करके टालना चाहती थी। हरिदास ज्यों ही घर आता, लाला जी उस पर सवालों की बौछार कर देते। जब वह टाल कर कुछ दूसरा जिक्र करता तो बिगड़ जाते और कहते, जालिम, तू जीते जी मेरे गले पर छुरी फेर रहा है, मेरी पूंजी उड़ा रहा है। तुझे क्या मालूम कि मैंने एक एक कौड़ी किस मशक्क़त से जमा की है। तूने दिल में ठान ली है कि इस बुढ़ापे में मुझे गली गली ठोकरें खिलाए, मुझे कौड़ी कौड़ी का मुहताज बनाए। हरिदास फटकार का कोई जवाब न देता, क्योंकि बात से बात बढ़ती है। उसकी चुप्पी से लाला साहब को यकीन हो जाता था कि कारखाना तबाह हो गया है। एक रोज़ देवकी ने हरिदास से कहा, अभी कितने दिन और इन बातों को लाला जी से छिपाओगे? हरिदास ने जवाब दिया, मैं तो चाहता हूँ कि नई मशीन का रुपया अदा हो जाए तो उन्हें ले जाकर सब कुछ दिखा दूँ। तब तक डॉक्टर साहब की हिदायत के अनुसार 3 महीने भी पूरे हो जाएंगे। देवकी, लेकिन इसको छिपाने से क्या फ़ायदा जब वे आठों पहर इसी की रट लगाए रहते हैं। इससे तो चिंता और बढ़ती ही है, कम नहीं होती। उससे तो अच्छा यह है कि उन्हें सब कुछ कह दिया जाए। हरिदास ने बोला, मेरे कहने से तो उन्हें यकीन आ चुका। हाँ, अगर दीनानाथ कहे तो शायद यकीन कर ले। देवकी, अच्छा तो कल दीनानाथ को यहाँ भेज दो, लाला जी उसे देखते ही खुद बुला लेंगे। तुम्हें इस रोज़ रोज़ की डांट फटकार से छुट्टी मिल जाएगी। हरिदास, अब मुझे इन फटकारों का जरा भी दुख नहीं होता। मेरी मेहनत और योग्यता का नतीजा आंखों के सामने मौजूद है। जब मैंने कारखाना अपने हाथों में लिया था तो आमदनी और खर्चा का मीज़ान मुश्किल से बैठता। आज 500 का नफ़ा है। तीसरा महीना ख़त्म होने वाला है और मैं मशीन की आधी कीमत अदा कर चुका हूँ। शायद अगले 2 महीने में पूरी कीमत अदा हो जाएगी। उस वक्त से कारखाने का खर्च 3 गुने से ज़्यादा है, लेकिन आमदनी 5 गुने हो गई है। हजरत देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। कहाँ हाथे में उल्लू बोलते थे। एक मेज पर बैठे आप ऊँघा करते थे तो एक पर दीनानाथ कान कुरेदा करता था। मिस्त्री और फायरमैन तो ताश खेलते थे। बस 2-4 घंटे चक्की चल जाती थी। अब तो दम मारने की फुर्सत नहीं। सारी ज़िंदगी में जो कुछ न कर सका वह मैंने 3 महीने में करके दिखा दी। इसे तजुर्बे और कार्रवाई पर आपको इतना घमंड था। जितना काम वह 1 महीने में करते थे उतना तो मैं रोज़ कर डालता हूँ। देवकी ने भर्त्सनापूर्ण नेत्रों से देख कर कहा, अपने मुँह मियाँ बिट्ठू बनना तो कोई तुमसे सीख ले। जिस तरह माँ अपने बेटे को हमेशा दुबला ही समझती है, उसी तरह बाप बेटे को हमेशा नादान समझा करता है। यह उनकी ममता है, बुरा मानने की बात नहीं है। हरिदास ने लज्जित होकर सर झुका लिया। दूसरे रोज़ दीनानाथ उनको देखने के बहाने से लाला हरनाम दास की सेवा में उपस्थित हुआ। लाला जी उसे देखते ही तकिया के सहारे उठ बैठे और पागलों की तरह बेचैन होकर पूछा, क्यों, कारोबार सब तबाह हो गया या कुछ बचा है? तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया, कभी बात तक न पूछी। कम से कम मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। बहू ने मेरी तीमारदारी न की होती तो मैं तो मर ही गया होता। दीनानाथ,
आपका कुशल मंगल रोज़ बाबू साहब से पूछ लिया करता था। आपने मेरे साथ जो नेकियां की हैं उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरा एक एक रोआ आपका एहसानमंद है। मगर इस बीच काम ही कुछ ऐसा था कि हाजिर होने की मोहलत न मिली। हरनाम दास: खैर, कारखाने का क्या हाल है? दिवाला होने में क्या कसर बाकी है? दीनानाथ ने ताज्जुब के साथ कहा, यह आपसे किसने कह दिया कि दिवाला होने वाला है? इस अरसे में कारोबार में जो तरक्की हुई है वो आप खुद ही अपनी आंखों से देख लेंगे। हरनाम दास व्यंग्यपूर्वक बोले, शायद तुम्हारे बाबू साहब ने तुम्हारी मनचाही तरक्की कर दी है। अच्छा, अब स्वामी भक्ति छोड़ो और साफ साफ बतलाओ। मैंने ताकीद कर दी थी कि कारखाने का इंतजाम तुम्हारे हाथ में रहेगा, मगर शायद हरिदास ने सब कुछ अपने हाथों में रखा। दीनानाथ: जी हाँ, मगर मुझे इसका जरा भी दुख नहीं। वह इस काम के लिए ठीक थे। जो कुछ उन्होंने कर दिखाया वह मुझसे हरगिज न हो सकता। हरनाम दास: मुझे यह सुनकर हैरत होती है। बतलाओ, क्या तरक्की हुई है? दीनानाथ: तफसील से तो बहुत ज़्यादा होगी, मगर थोड़े में यह समझ लीजिए कि पहले हम लोग जितना काम एक महीने में करते थे उतना अब एक रोज़ में होता है। नई मशीन आई थी, उसकी आधी कीमत तो अदा भी हो चुकी है। वह अक्सर रात को भी चलती है। ठाकुर कंपनी का 5000 मन आटे का ठेका लिया था, वह पूरा होने वाला है। जगत राम बनवारी लाल से कमसरियत का ठेका लिया था, उन्होंने हमको 500 बोरे कर माहवार का बयाना दिया है। इसी तरह और फुटकर काम कई गुना बढ़ गया है। आमदनी के साथ खर्चे भी बढ़े हैं। कई नए आदमी रखे गए हैं। मुलाजिमों को मजदूरी के साथ कमीशन भी मिलता है, मगर खालिस नफ़ा पहले के मुकाबले चौगुने के करीब है। हरनाम दास ने बड़े ध्यान से यह बातें सुनी। वह गौर से दीनानाथ के चेहरे की तरफ देख रहे थे। इन बातों की सच्चाई तक पहुंचना चाहते थे। संदेहपूर्ण स्वर में बोले, दीनानाथ, तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, लेकिन तो भी मुझे इन बातों पर यकीन न आता, और जब तक अपनी आंखों से न देख लूँगा यकीन न आएगा। दीनानाथ कुछ निराश होकर विदा हुआ। उसे आशा थी कि लाला साहब तरक्की और कारगुजारी की बात सुनते ही फूले न समाएंगे और मेरी मेहनत की दाद देंगे। उस बेचारे को न मालूम था कि कुछ दिलों में संदेह की जड़ इतनी मजबूत होती है कि सबूत और दलील के हमले उस पर कुछ असर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जब वह अपनी आंखों से देखने को भी धोखा या तिलिस्म समझता है। दीनानाथ के चले जाने के बाद लाला हरनाम दास कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे और फिर यकायक कहाट से बग्घी बुलाई। लाठी के सहारे बग्घी में आ बैठे और उसे अपने चक्की घर चलने का हुक्म दिया। दोपहर का वक्त था। कारखानों में मजदूर खाना खाने के लिए गोल के गोल भागे चले आते थे, मगर हरिदास के कारखाने में काम जारी था। बग्घी हाथे में दाखिल हुई। दोनों तरफ फूलों की कतारें नजर आई। माली क्यारियों में पानी दे रहा था। ठेले और गाड़ियों के मारे बग्घी को निकलने की जगह न मिलती थी। जिधर निगाह जाती सफाई और हरियाली नजर आती। हरिदास अपने मुहर्रिर को कुछ खातों का मसौदा लिख रहा था कि बूढ़े लाला जी लाठी टेकते हुए कारखाने में दाखिल हुए। हरिदास फौरन उठ खड़ा हुआ और उन्हें अपने हाथों का सहारा देते हुए बोला, आपने कहला क्यों न भेजा कि आप आना चाहते हैं? मैं पालकी मंगवा देता। आपको बहुत तकलीफ़ हुई। यह कहकर उसने एक आराम कुर्सी बैठने के लिए खिसका दी। कारखाने के कर्मचारी दौड़े उनके चारों तरफ बहुत अदब के साथ खड़े हो गए। हरनाम दास कुर्सी पर बैठ गए और बोरों के छत चूमने वाले ढेरों पर नज़र दौड़ा कर बोले, मालूम होता है दीनानाथ सच कहता था। मुझे यहाँ कई नई सूरतें नज़र आती हैं। भला कितना काम रोज होता है? हरिदास, आजकल काम ज़्यादा आ गया है, इसलिए कोई 500 मन रोज़ाना तैयार हो जाता था, लेकिन औसत 250 मन का रहेगा। मुझे नई मशीन की कीमत अदा करनी थी, इसलिए अक्सर रात को भी काम होता था। हरनाम दास, कुछ कर्ज लेना पड़ा? हरिदास, एक कौड़ी नहीं, सिर्फ मशीन की आधी कीमत बाकी है। हरनाम दास के चेहरे पर इत्मीनान का रंग नजर आया। संदेह ने अब विश्वास को जगह दी। प्यार भरी आंखों से लड़के की तरफ देखा और करुण स्वर में बोले, बेटा,
मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म किया है, मुझे माफ़ करो। मुझे आदमियों की पहचान पर बड़ा घमंड था, लेकिन मुझे बहुत धोखा हुआ। मुझे अब से बहुत पहले ही इस काम से हाथ खींच लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। यह बीमारी बड़ी मुबारक है जिसने तुम्हारी परख को मौका दिया और तुम्हारी लियाकत को दिखाने का। काश यह हमला 5 साल पहले हुआ होता। ईश्वर तुम्हें खुश रखे और हमेशा उन्नति दे। यही तुम्हारे बूढ़े बाप का आशीर्वाद है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई कहानी मुबारक बीमारी। साथियों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें।